बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो टॉपिक बेसिकली जो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इससे पहले हमने जो टॉपिक्स को डिस्कस किया था उसमें हमने ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन किया था, उसके बाद हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की जो एप्लीकेशन थी उन एप्लीकेशंस को डिस्कस किया था। तो आज हमने जो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है उनको हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स की टाइप को डिस्कस करने से पहले हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है, कि ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनैलिटी क्या होती है। तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके जो कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं और जो यूजर होता है उनके दरमियान जो इंटरफेस या इंटरमीडिएट के तौर पर जो काम करता है, इन दोनों का आपस में जो कम्युनिकेशन करवाता है, उस सॉफ्टवेयर को, उस सिस्टम को हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। जैसे कि आप इधर भी देख सकते हैं कि यूजर है, एप्लीकेशन है और हार्डवेयर है, इनके दरमियान जो आपस में कम्युनिकेशन करवा रहा है, इनके दरमियान आपस में जो सारे टास्क को परफॉर्म करवा रहा है वो बेसिकली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करवा रहा है। उसके बाद हम टाइप्स देख लेते हैं कि इसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। सिंगल यूजर सिस्टम होता है एक, उसके बाद सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसके बाद मल्टी यूजर या मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसके बाद होता है बैच सिस्टम होता है, उसके बाद होता है टाइम शेयरिंग सिस्टम होता है, और उसके बाद होता है रियल टाइम सिस्टम या रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये चंद टाइप्स हैं, इन टाइप्स को हम आज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सिंगल यूजर सिस्टम। अब देखें, जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है, वो कह रहा है कि सिंगल यूजर सिस्टम, या इसे कहते हैं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सिंगल यूजर के नाम से हमें जाहिर हो रहा है कि ऐसा सिस्टम या ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो बेसिकली एक यूजर को इजाजत दे, सिर्फ अकेले यूजर को, कि वो एक टास्क एक वक्त में परफॉर्म कर ले, तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। बेसिकली सिस्टम का क्या काम होता है कि एक यूजर हो और एक ही टास्क हो, और एक वक्त में एक यूजर जब एक टास्क परफॉर्म करेगा, उस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कहते हैं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसकी कुछ एग्जांपल है, जैसे कि आपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करना हो या इमेजेस को डाउनलोड करना हो, ये सब चीजें करने के लिए अब जब आप डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करते हैं, तो जब आप डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करते हैं तो उस टाइम बेसिकली आप एक ही यूजर एक टाइम में एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। तो इस तरह के सिस्टम को हम सिंगल यूजर सिस्टम कहते हैं। उसके बाद हमने देखना है इसके कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं कि कौन से एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस है। पहला एडवांटेजेस का ये है कि देखिए ये एक ही टास्क परफॉर्म करता है और एक यूजर इसे यूज कर लेता है, तो इसकी जो स्पेस मेमोरी होती है वो बहुत कम होती है। तो इस वजह से ये आपकी जो स्पेस है उसको बहुत कम ऑक्यूपाई करता है। तो ये इसका एक एडवांटेज है, जो मेन इसका एडवांटेज है। उसके बाद इसका डिसएडवांटेज भी होगा। अब इसका देखिए डिसएडवांटेज है, अब अगर सिस्टम हम इंस्टॉल कर लें तो हम तो सिर्फ एक ही टास्क परफॉर्म कर सकेंगे, लेकिन अगर कोई टाइम होता है, कोई वक्त होता है जब हम मल्टीपल टास्किंग या मल्टी टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं, तो ये सिस्टम तो बेकार हो जाएगा, क्योंकि ये सिस्टम तो सिर्फ एक टाइम में एक ही टास्क परफॉर्म कर सकता है। तो इसके लिए इसका एक मेन ड्रॉबैक है। उसके बाद जो हमारी दूसरी टाइप है वो है सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग। देखिए नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इसमें यूजर सिंगल ही होगा, लेकिन वो एक वक्त में ज्यादा टास्क परफॉर्म कर सकता है। पीछे था सिंगल यूजर ऑपरेटिंग, सिंगल यूजिंग सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम, कि वो एक यूजर होता था और वो एक टास्क एक वक्त में परफॉर्म कर लेता था। लेकिन अब आ रहा है सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, कि एक यूजर होगा लेकिन वो एक वक्त के अंदर मल्टीपल टास्किंग यानी एक या एक से ज्यादा काम जब सर अंजाम दे लेगा, तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कहते हैं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसकी भी कुछ एग्जांपल है, जैसे आपके माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, विंडोज में आप देखें, आप एक वक्त में विंडोज में एक यूजर जो होता है वो एक वक्त में कहीं ज्यादा टास्क को परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट विंडो 2000 हो गया, लिनक्स हो गया। उसके बाद इसके कुछ एडवांटेजेस होंगे, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। पहला एडवांटेज जो हम इसका डिस्कस करते हैं, अब देखें इसका जो सबसे मेन एडवांटेज ये है कि ये आपका टाइम को सेव करता है। जब जैसे पिछले हम टाइम में पढ़ के आए थे कि एक टाइम में एक टास्क परफॉर्म करेगा, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम अपना चाहिए होता है अपने मुख्तलिफ टास्क को परफॉर्म करने के लिए, लेकिन इसमें आपको एक वक्त में मुख्तलिफ टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे मेन चीज़ ये कि आपका टाइम को क्या करता है, सेव करता है ये। उसके बाद इसके डिसएडवांटेज को डिस्कस करते हैं। तो देखें अब ये मल्टीटास्किंग है,
तो इसके लिए इसकी जो स्पेस ये ऑक्यूपाई करता है वो स्पेस भी ज़्यादा ऑक्यूपाई करता है, और इसका स्ट्रक्चर, इसकी यूजिबिलिटी भी क्या होती है, कम्प्लेक्स होती है, क्योंकि ये ज़्यादा टास्क को परफॉर्म करता है। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं जैसे कि विंडोज़ के अंदर ऑप्शन दिया होता है कि आप एक टाइम में मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, मुख्तलिफ विंडोज़ ओपन करके उसके अंदर डिफरेंट किस्म के टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये डायग्राम में उसी चीज़ के बारे में बताया जा रहा है। उसके बाद हम मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसमें अब देखिए नाम से ही आपने चीज का अंदाजा लगाना है, तो कह रहा हम मल्टी यूजर है। मल्टी यूजर का मतलब है कि मुख्तलिफ यूजर जो है वो मल्टीटास्किंग, मुख्तलिफ टास्क एक ही वक्त में जब परफॉर्म कर सकते हैं तो उसको हम कहते हैं मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। के मुख्तलिफ यूजर्स एक ही वक्त में मुख्तलिफ टास्क एक ही सिस्टम पे जब परफॉर्म करते हैं तो उसको कहते हैं मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसमें वो यही बेसिकली वो बात कह रहा है कि इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा होता है जिसमें मुख्तलिफ यूजर्स को जो वो प्रोग्राम्स होते हैं वो एक ही नेटवर्क पे रन करने की इजाजत देता है। अब इसमें तो टर्म यूज हुआ है टर्मिनल सर्वर और टर्मिनल क्लाइंट। अब टर्मिनल सर्वर ऐसा सर्वर होता है जो बेसिकली मुख्तलिफ जो यूजर्स हैं, मुख्तलिफ जो यूजर्स उनको आपस में कनेक्ट करता है, तो उसको हम टर्मिनल सर्वर कहते हैं। और टर्मिनल क्लाइंट्स वो वाले क्लाइंट्स होते हैं जो एक ही सर्वर पे, एक ही सर्वर से मुख्तलिफ क्लाइंट्स जो आपस में जुड़े होते हैं, जो अपना डाटा को मुख्तलिफ ट्रैफिक से गुजार रहे होते हैं, तो उसे हम कहते हैं टर्मिनल क्लाइंट्स। अब इसकी एग्जांपल है यूनिक्स हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसकी ये देखिए डायग्राम है, तो इस डायग्राम में आपको वाज़ह तौर पे नजर आ रहा है कि एक सर्वर है बेसिकली आपके पास, उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के डिफरेंट टास्क परफॉर्म किए जाते हैं। कोई डिवाइस मैनेजमेंट कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग के टास्क परफॉर्म कर रहा है, कोई एसेट मैनेजमेंट कर रहा है, कोई डिवाइस पैकेजिंग, इन सारे देखिए पोर्टेबल्स हैं, इन सब चीज़ों को जो हैंडल कर रहा है कि मुख्तलिफ जो टास्क परफॉर्म किए जा रहे हैं वो एक सर्वर के ऊपर बेसिकली। तो ये बेसिकली आपका मल्टीटास्किंग मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम ना, ये बेसिकली जैसे आसान वर्ड्स में हम कहे तो जैसे बारी बारी सिस्टम नहीं होता, जैसे बारी पे काम होना कि एक चीज की बारी है फिर नेक्स्ट चीज की बारी आएगी, तो अपनी बारी के हिसाब से जो काम होता है ना उसे हम बैच सिस्टम कहते हैं। इसमें सबसे पहले क्या करता है वो जॉब क्रिएट करता है बेसिकली पुश कार्ड्स को यूज करके। उसके बाद जब वो जॉब को क्रिएट कर लेता है या इसके बैच को क्रिएट कर लेता है तो वो जो कंप्यूटर ऑपरेटर होता है बेसिकली उसको सबमिट करवा देता है। अब वो बेसिकली जॉब्स जो डिफरेंट के यूजर्स ने क्रिएट की होती है उनको बैचेस में कन्वर्ट करता है, को बैचेस में कन्वर्ट करके उसको फिर उससे टास्क परफॉर्म करता है। और उसके बाद एंड पे क्या काम करता है वो जो आपको प्रोसेसर होता है उसको बैचेस को सबमिट कर देता है, क्योंकि देखें कंप्यूटर के अंदर जितने भी टास्क परफॉर्म करने होते हैं वो बेसिकली आपके प्रोसेसर ने करने होते हैं, तो ये उसको प्रोसेसर में देता है। बैच की आप इसी तरह देख लें, जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी में देखें जो सेशन पहले स्टार्ट हुआ होता है उसका बैच होता है, फिर बाद में जो आते हैं उनका बैच, हर ईयर बैच चेंज होता रहता है। तो सबसे पहले जिसको डिग्री मिलती है वो फर्स्ट बैच वालों को मिलती है, फिर सेकंड बैच वालों को। ऐसा तो नहीं ना होता कि एंड से बैच आता है उसको फर्स्ट पे डिग्री मिल जाए विदाउट वो सारा प्रोसेस से गुजरे हुए। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली इस मेथड से भी काम करता है। अब उसने कहा जो इसके अंदर सारे बैचेस होते हैं वो एग्जीक्यूट किए जाते हैं टुगेदर। आगे इसकी मैं डायग्राम है, उस डायग्राम में पहले इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं कि सबसे पहले इसका एडवांटेज क्या होता है। सबसे मेन चीज देखिए कंप्यूटर में जो मेन चीज देखी जाती है किसी चीज की भी, तो वो देखी जाती है मल्टीटास्किंग, कि ये एक टाइम में ज्यादा टास्क परफॉर्म कर सकता है कि नहीं कर सकता। देखें आज का जो दौर है, जदीद दौर है, इसमें सबसे मेन जो इंपॉर्टेंस है वो टाइम की है। तो कोशिश किया जाता है कि कुछ ना कुछ ऐसा न्यू ऐड किया जाए जिससे टाइम को सेव किया जाए। तो इसका मेन जो एडवांटेज है ये है कि टाइम सेव करता है, क्योंकि ये मल्टीटास्किंग को परफॉर्म करता है। अब उसने कहा कि इसमें क्या होता है बेसिकली कि आपका टाइम सेव हो जाता है, क्योंकि आपको डेस्कटॉप्स जो होते हैं उनमें चेंजिंग नहीं करनी पड़ती, आपको डायरेक्ट सर्वर में चेंज कर। एक सर्वर होता है उसमें मुख्तलिफ किस्म के डेस्कटॉप आपस में कनेक्ट होते हैं, तो इसमें आपको अगर कोई चेंजिंग करनी पड़े तो आपको हर एक डेस्कटॉप में जाके लदा चेंजिंग करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट सर्वर में जाएंगे और जाके उसमें जो चेंजिंग करनी है वो चेंजिंग कर लेंगे। तो देखें इससे भी क्या होगा, आपका टाइम सेव होगा, इसलिए इसको ज्यादातर यूज किया जाता है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। अब उसने कहा अगर इसका कनेक्शन जो है
अगर एक बैच का कनेक्शन टूट जाए तो जो यूजर है वो कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता। मतलब कि अगर छोटी सी किसी भी जगह पे गलती हो जाएगी तो पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये वाला ये बिल्कुल काम करना छोड़ देगा, जिससे फिर आपका बहुत ज्यादा इश्यूज क्रिएट होंगे। अब ये इसकी डायग्राम है, इसकी डायग्राम में आपको इजीली समझ आ जाएगा कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है। देखें, सबसे पहले ऑपरेटर है, जो भी हम टास्क या कोई भी हमने काम करना हो तो हम उसकी रिक्वेस्ट भेजते हैं ऑपरेटर के पास। अब हमारे पास यूजर है, उसने जो टास्क परफॉर्म करना है हमने उसको जॉब 1 का नाम दे दिया। उसके बाद हमारे पास यूजर 2 है तो हमने जॉब 2 का नाम दे दिया। इस तरह यूजर 3 होगा तो उसकी जॉब 3 होगी, यूजर 4 होगा जॉब 4 होगी। ये सारा प्रोसेस तब तक चलता जाएगा जब तक हम उसको जॉब्स देते रहेंगे, टास्क देते जाएंगे। अब ऑपरेटर के पास जैसे ही जॉब्स आई या टास्क आए तो हमने पीछे भी डेफिनेशन में पढ़ा था, वो बैचेस बनाना स्टार्ट कर देता है, बैच बना देता है। अब देखें इस डायग्राम में भी नजर आ रहा है उसने 2 बैचेस बना दिए, बैच 1 है, बैच 2 है। इस तरह देखें, अगर जॉब 8, 9, 10 होगी तो हम उसका बैच 3 बना देंगे, जॉब 11, 12, 13 होगी तो उसका बैच 4 बना देंगे। तो इसी तरह बैच 1, बैच 2, बैच 3, बैच 4 होंगे। अब जो सारा काम जा करना है वो किसने करना है? CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम और जो यूजर प्रोग्राम है उन्होंने टास्क परफॉर्म करना है। तो आपने डायग्राम में भी देखा है कि इसमें जो काम होता है वो सीक्वेंस की मदद से होता है। मतलब सबसे पहले बैच 1 अपना टास्क परफॉर्म करेगा, फिर बैच 2 परफॉर्म करेगा, फिर बैच 3। अब हमने इसका डिसएडवांटेज देखा था। अब आपको डायग्राम से इस चीज का अंदाजा हो गया होगा कि अगर बैच 1 के किसी जॉब में कोई एरर क्रिएट हो जाए तो क्या आपके दूसरे बाकी टास्क परफॉर्म होंगे? कभी भी टास्क परफॉर्म नहीं होंगे, क्योंकि ये ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें सब कुछ सीक्वेंस बाय सीक्वेंस होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। एक बैच टास्क परफॉर्म करेगा तो उसके बाद दूसरा बैच भी अपना टास्क परफॉर्म करेगा। उसके बाद इसके एडवांटेजेस हैं। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद हम पढ़ेंगे टाइम शेयरिंग सिस्टम या टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बेसिकली जो टाइम शेयरिंग सिस्टम होता है, तो टाइम शेयरिंग सिस्टम को अगर हम आसान वर्ड्स में देखें तो ये टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये बहुत ज़्यादा या मुख्तलिफ यूज़र्स को अलाउ कर देता है कि आप कंप्यूटर के जो रिसोर्सेज हैं उनको शेयर कर सकते हैं। आप एक कंप्यूटर है उसके जो रिसोर्सेज है जैसे CPU हो गया, मेमोरी हो गया, इन सब चीज़ों को वो सेम टाइम में मुख्तलिफ यूज़र्स को अलाउ करने की इजाज़त दे देता है। इस सिस्टम को हम टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। अब आप इसमें देख सकते हैं जैसे कि CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है तो इसको देखें मुख्तलिफ यूज़र्स एक ही टाइम में शेयर कर रहे हैं। तो बेसिकली इस तरह का जो सिस्टम होता है उसको कहते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। इसका एडवांटेज सबसे पहला ये कि क्विक रिस्पांस प्रोवाइड करता है। ठीक है, टाइम शेयरिंग है तो ये आपको जो शेयर करने की इजाज़त दे देता है, इसलिए ये क्विक रिस्पांस प्रोवाइड करता है। उसके बाद इससे सॉफ्टवेयर की जो डुप्लीकेशन होती है, कॉपी होती है, वो नहीं होती, उससे ये अवॉइड करता है। उसके बाद CPU का जो टाइम होता है उस टाइम को भी क्या करता है, रन टाइम जो होता है उसको भी रिड्यूस करता है। उसके बाद इसके डिसएडवांटेज देख लें। अब इसकी रिलायबिलिटी की प्रॉब्लम आ जाते हैं। क्यों रिलायबिलिटी के प्रॉब्लम आ जाते हैं? देखें, सिस्टम तो आपके पास एक है, आप डिफरेंट यूजर्स उस पर आकर टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, वो अपना डाटा स्टोर कर रहे हैं। तो हो सकता है किसी के डाटा में कुछ ऐसी चीज हो जो आपके सिस्टम को अफेक्ट कर रही हो। तो अगर एक यूजर की वजह से सिस्टम अफेक्ट हो गया तो उस सिस्टम को जितने भी यूजर्स कर रहे हैं उनका डाटा जो है उसको वो रिस्क में चला जाएगा और उसके लिए फिर डिफिकल्टीज पैदा होंगी। उसके बाद जो चीज आप देखें वही बात हमने किया कि अब ये सिस्टम तो एक है, उसको डिफरेंट यूजर यूज कर रहे हैं। जैसे मेमोरी हो गया, उसको डिफरेंट यूजर यूज कर रहे हैं। अब एक यूजर ने भी डाटा उधर स्टोर किया तो डिफरेंट सारे यूजर्स ने भी डाटा उधर स्टोर किया। तो जब सबका डाटा एक ही जगह पे स्टोर होगा तो उस पर सिक्योरिटी के फिर तो सवाल खड़े होंगे। तो इसलिए ज्यादा सिक्योर सिस्टम नहीं होता आपका। उसके बाद मेन चीज है कि डाटा कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन किया जाता है उसकी मेन प्रॉब्लम इसके अंदर आती है। उसके बाद रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं RTOS। R का मतलब रियल, T का मतलब टाइम, O का मतलब ऑपरेटिंग और S का मतलब है सिस्टम।
अब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? बेसिकली ये ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें जो टास्क, जो काम परफॉर्म किए जाते हैं वो विदाउट डिले परफॉर्म किए जाते हैं। इसमें कोई डिले नहीं होता। आपने जैसे ही कमांड दी, जैसे ही आपने कोई जॉब क्रिएट की, कोई टास्क क्रिएट किया, तो इसने कोई भी डिले के बगैर जैसे ही सिस्टम को टास्क को परफॉर्म कर दिया, उस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कहते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसका एडवांटेज, बेसिकली रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एडवांटेज ये है कि इससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है। देखें, आप जैसे हमने बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा कि वो सीक्वेंस बाय सीक्वेंस होता है, तो जैसे सीक्वेंस बाय सीक्वेंस होता है तो उसमें आपने अगर एंड पे आके टास्क अपना दिया है तो आपको उस टास्क को परफॉर्म होने में बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे ही आपने टास्क असाइन करना है, साथ ही उसने एग्जीक्यूट कर देना है। और जो डिसएडवांटेज ये है इसका कि आप इसके टास्क में चेंजिंग नहीं कर सकते। देखिए, रियल टाइम में जैसे ही आपने टास्क असाइन किया, इसने अचानक उसी टाइम विदाउट एनी डिले टास्क को परफॉर्म कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। तो कभी हो सकता है कि आपको जो टास्क असाइन किया उसमें कोई मिस्टेक रह गई, आप उसको करेक्ट करना चाह रहे हो तो आप उस चीज को करेक्ट नहीं कर सकते, जो इसका ड्रॉबैक है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में हम ऑपरेटिंग सिस्टम की जो टाइप्स हैं, उनकी जो आगे से मजीद टाइप्स हैं, उनको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।